नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। शाम के 4 बजने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका फोर का फायर में। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। और फोर का फायर यानी कि इवनिंग प्राइम टाइम का सबसे सुपरहिट न्यूज बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे आज की बड़ी खबरें। पश्चिम में तूफान से तबाही है तो उत्तर में भूकंप से धरती हिल रही है। क्या ये महातबाही के संकेत तो नहीं है? कुदरत के क्रोध की तस्वीरें आगे आपको दिखाएंगे वीडियो सबूतों में। महातूफान बिपरजॉय की आफत कहां तक पहुंची है? तूफान आने से पहले ही कहां भारी बारिश हो रही है। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज है कि बड़े बड़े पेड़, बिजली के खंभे जो हैं वो खिलौनों की तरह उखड़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि समंदर के तटों पर ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स मौके पर मौजूद हैं। एक एक तस्वीर आपको विस्तार से समझाएंगे, लाइव दिखाएंगे। बिपरजॉय की पूरी ABCD भी आपको बताएंगे। और बड़ी खबर महातूफान से जुड़ी हुई, महातूफान बिपरजॉय से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट जान लीजिए। गुजरात के 6 जिलों में भारी बारिश का दौर अब देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। वेरावल सूत्रापाड़ा में 8.5 इंच बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों से भारी बारिश जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है। कोशिशें यहाँ पर की जा रही है लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की। 6 जिले ऐसे हैं गुजरात के जहां पर रेड अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तेज हवाएं, आंधी तूफान, तेज बारिश का जो सिलसिला है वो अब देखिए कैसे शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि 15 और 16 जून को यहाँ पर आंधी तूफान के साथ में जोरदार गर्जना होगी। और जब यहाँ पर गुरुवार को जब ये तूफान यहाँ पर तट से टकराएगा तब क्या स्थिति होगी, उसका पहले से ही प्रभाव नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिवानी जो है वो न्यूज चौपाटी से लाइव जुड़ी है। राकेश त्रिवेदी पालघर से है। अभिषेक अवस्थी भुज से हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपका रुख यहाँ पर करना चाहेंगे। 6 ऐसे जिले जहां पर रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। स्थिति खराब है, लगातार बारिश वहां पर हो रही है। क्या कुछ तस्वीरें, क्या तैयारियां? जाहिर तौर पर जिस तरीके से एक रेड अलर्ट की घोषणा की गई है और तमाम जितने भी गांव नदी के किनारे, समुद्र के किनारे हैं, उनको वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है। और जिस तरीके से मैं खुद एक प्राइमरी स्कूल में हूं जहां जिसको एक तरीके से शेल्टर कैंप में तब्दील किया गया है। आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं यहां पर अभी पहुंच रही है। और जिस तरीके से वार्निंग दी गई है, लगातार प्रशासन गांव में जाकर, ज़िलों में जाकर हाई अलर्ट की घोषणा दे रहा है। साथ ही साथ ये बता रहा है कि 2 दिनों तक आपको शेल्टर कैंप में रहना पड़ेगा। और जिस तरीके से आंधी तूफान आएगा उसका सामना करने के लिए नदी जो किनारा है, गुजरात का किनारा है, वहां से हटकर जहां पर शेल्टर कैंप दिया गया है वहां पर रहना पड़ेगा। ये देखिए, ये एक रूम है जहां पर हम इस वक्त मौजूद है। ये प्राइमरी स्कूल है जिसे एक शेल्टर कैंप में तब्दील किया गया है। तमाम अभी तक 150 से ज़्यादा से लोग आ गए हैं। रजिस्ट्रेशन उनका जारी है और उसी के चलते यहाँ पर प्रशासन सज्ज है। और हर तरीके की जो अलर्ट है वो लोगों को दिया गया है। और बसों में भरकर नज़दीक के जितने गांव है जो भी समुद्र के किनारे है उनको यहाँ पर लाया गया है। लोग अपना सामान लेकर आए। इस जो शेल्टर कैंप है किस तरीके का है, उसके इंचार्ज से हम बात करने की कोशिश करते हैं। वो बताएंगे कि क्या क्या यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं। सर, अभी तक कितने लोग आ चुके हैं यहाँ पर? अभी तक यहाँ पर करीबन 100 लोग आ चुके हैं और सबके लिए टोटली गवर्नमेंट ने फैसिलिटी की है। मतलब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अभी 2 दिन तक एक वार्निंग दी गई है, 14 तक, कब तक इन्हें यहाँ रखा जाएगा? 2 दिन तक तो अभी यहीं पर है जब तक ये साइक्लोन गुजर न जाए। टोटली फैसिलिटीज अवेलेबल हो चुकी है। यानी कि यहाँ पर सरकार प्रशासन की गांव है यहाँ पर जिनके जहाँ से लोग आ रहे हैं। यहाँ पर कच्छ वो इलाका जहाँ पर सबसे पहले ये तूफान टकराएगा, वहाँ पर लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। राकेश और शिवानी का भी रुख करें, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को बताते चलते हैं चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से जुड़ी हुई महातूफानी ब्रेकिंग क्या है। गुजरात में प्रशासन ने तटीय इलाकों में अब तक 20,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा है।
अलग अलग इलाकों में, और सबसे ज्यादा 6,786 लोग ऐसे हैं जो कि कच्छ के तटीय इलाकों से सुरक्षित जगहों पर भेजे गए। द्वारका में 4,820 लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया है। जामनगर की बात करें तो वहां से 1500, पोरबंदर से 543 लोग सुरक्षित शेल्टर होम भेजे गए हैं। गिर सोमनाथ से 408 लोगों को, राजकोट से 4,000 लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया है। जूनागढ़ की बात करें तो वहां भी तटीय इलाकों से 500 लोगों को शेल्टर होम भेजा गया है। प्रधानमंत्री ने जब यहाँ पर मीटिंग की है, बैठकें वो ले रहे हैं, तो एक निर्देश पूरी तरह से स्पष्ट था कि जो लोग आसपास पर हैं, तटीय इलाकों पर बसे हुए हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। और लगातार गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में हमने देखा भी है कि यहाँ पर खुद ही 5 मंत्रियों को जिम्मा सौंपा गया है, खुद निगरानी रखे हुए हैं, और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी पल पल के अपडेट्स ले रहे हैं। अब जरा महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। शिवानी हमारे साथ में मौजूद है जुहू चौपाटी से। शिवानी, गुजरात में तो अभी से ही प्रभाव नजर आ रहा है, तेज बारिश होना शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में इस समय कैसा मौसम है? महाराष्ट्र में क्या तैयारियां हैं? महाराष्ट्र की तैयारियां ये है कि यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम्स को जरूर तैनात किया गया है, लेकिन अमूमन हर जगह पर, हर कोने पर तेज हवाओं का जो रुख है वो देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि पूरे जो बीच है वहाँ पर भी भले सन्नाटा दिख रहा है, आम जनता को यहाँ पर आने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है, लेकिन जो हवाओं का रुख है वो यहाँ पर काफी तेज हुआ पड़ा है। साफ तौर पर मुश्किलात जो हैं वो लोगों की बढ़ेंगी। बरसात जो है वो रह रह कर हो रही है, थोड़ी हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा भारी बारिश की आशंका फिलहाल मुंबई में नहीं है। लेकिन तेज हवाओं की वजह से काफी बड़ा जो नुकसान है वो लोगों को हो सकता है, ये हम जरूर बता सकते हैं, क्योंकि तैयारी के तौर पर यह है कि आईएमडी ने जो है वो गाइडलाइंस जो है वो लोगों को जारी की है। और उसी के अलावा साफ तौर पर देखिए तो बीएमसी द्वारा भी मुंबई के अंदर जो है काफी ज्यादा तैयारियां की गई है। और इसी से सटे रायगढ़, पालघर या फिर कोंकण की बात करें, रत्नागिरी की बात करें, तो वहां पर भी जो टूरिस्ट इलाके खुले थे उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है फिलहाल। और साफ तौर पर आपको बता दें कि यहाँ पर हवा इतनी ज्यादा तेज हो चुकी है कि एक आम इंसान का कुछ देर स्थिर एक जगह पर खड़े रह पाना भी फिलहाल मुश्किल हो रहा है। और देखूं मैं आपको, अगर तस्वीरों के जरिए मनोज ही दिखाएं आपको, तो ये हवाओं का रुख आप समझ रहे हैं, लेकिन धीमे धीमे वो समय नजदीक आ रहा है जब हाई टाइड जो है वो शुरू हो जाएगी। और अगले कुछ ही देर में जो समुद्र की अगर हम बात करें तो समुद्र का जो स्तर फिलहाल पिछड़ा हुआ है वो दोबारा से उभर सकता है, दोबारा से ये ऊंचाई पर आ सकता है। ये जहां पर कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे करके समुद्र जो पीछे गया था वो आगे आ रहा है, लेकिन खासी नुकसान जो है वो तेज हवाओं के चलते देखने को मिलेगी यहाँ पर। बिल्कुल। और जुहू की बात करते हैं तो वहां पर लोग पहुंच रहे थे। शिवानी, जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आई थी, 5 जो युवा थे जो डूब जाते हैं, जिनमें से 2 की जान भी यहां पर चली गई। इसी वजह से बार बार ये कहा जा रहा है कि जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका ध्यान रखा जाए। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, पूरी तैयारियां जरूर की जा रही है, लेकिन डर जाहिर तौर पर लगातार बना हुआ है, लोगों को पहुंचाया जा रहा है सुरक्षित स्थानों पर। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। बहुत मुश्किल वक्त ये हो सकता है, इसी वजह से जो हिदायत दी जा रही है उनका पालन भी जरूरी। क्या तस्वीरें? जी बिल्कुल, तस्वीरें क्या है मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे कुछ लोग हैं, परिवार है, उनसे मैं बातचीत करता हूँ, पूछता हूँ, भैया आप लोग कहाँ से आए हैं? यहीं के रहने वाले हैं या कहीं दूसरी जगह से आए? दूसरी जगह से। कहाँ से आए? पालघर। तो कैसा मौसम है यहाँ पे, हवा कैसी चल रही? एकदम तेज। तो आपको पता है कि यहाँ पे धारा 144 लागू है और तूफान आने वाले? नहीं, ये खतरनाक हो सकता है समंदर में जाना? नहीं, बस हम लोग 5 मिनट नहीं कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे परिवार के साथ में आए हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो समंदर में भी जा गए हैं। आपको पता है जुहू में घटना घटी जहाँ पे कुछ लोग डूब गए तूफान की वजह से? नहीं। रत्नागिरी के पास अचानक से 5 सेकंड में लहर जो है मैडम वो तेज आ गई, सब कुछ बहा के ले गई। आपको जानकारी है तूफान की? नहीं। लगातार टीवी पे चल रहा है, मीडिया में चल रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो देखिए ये अभी कुछ लोग हैं जो जाने अनजाने में यहाँ पर आए हैं, और कई बार जो है ऐसे ही जो है ये हादसे हो जाते हैं, क्योंकि जब आप तूफान का वक्त है, इतना हाई अलर्ट घोषित किया गया है, धारा 144 लागू की गई है, लेकिन उसके बाद में भी जब लोग यहाँ पर जाने अनजाने में आते हैं और अचानक से लहर जब तेज हो जाती है तभी ये हादसे होते हैं। और आप ये आते हैं कुछ समय के आनंद के लिए, तेज हवा को का मजा लेने के लिए, मौसम का आनंद उठाने के लिए, लेकिन यही मजा जो है कब सजा में बदल जाए ये कहना मुश्किल होता है। और हमने यही देखा है कम से कम रत्नागिरी में और जुहू में। तो लोगों को भी जो है इसमें अलर्ट रहने की जरूरत है। लगातार प्रशासन जो यही अपील कर रहा है, और आपको खुद को जो है सजग करके अपना ख्याल रखने की भी बेहद सख्त जरूरत है।
बिल्कुल, और लोगों को ये समझना होगा राकेश की इस समय बार बार जब प्रशासन ये अपील कर रहा है, ये सीधे सीधे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि इन इलाकों में नहीं जाएं वरना किसी अप्रिय घटना का शिकार हो सकते हैं। कल भी जो तस्वीर रत्नागिरी या फिर जुहू चौपाटी से सामने आई थी वो डराने वाली है, वो हैरान करने वाली है। और आप लोग भी विषम परिस्थितियों में लगातार ये पूरी कवरेज कर रहे हैं, चाहे राकेश हो, अभिषेक हो या शिवानी। लेकिन राकेश, जरा ये बताइए खास तौर से महाराष्ट्र को लेकर क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं, प्रशासन की तरफ से तैयारियां क्या हैं? जी बिल्कुल, तैयारी यही है कि अगर आप इस बीच को देखें तो जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको ये बीच सन्नाटा दिखाई देगा, पूरा खाली करा दिया गया है। महाराष्ट्र में चाहे पालघर जिले की बात करें, मुंबई की बात करें, जितने जो कोस्टल इलाके हैं, कलेक्टर्स के लिए ऑर्डर दिए गए हैं कि उन्हें ये तमाम जो जगह है, सिर्फ बीच ही नहीं बल्कि यहाँ से 1 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी जो जगह है वहां पर चाहे आम लोग हो चाहे पर्यटक हो, उनके आने जाने पर पाबंदी लगी हुई है, ताकि रायगढ़ जैसी घटना या रत्नागिरी जैसी घटना या फिर जो जुहू जैसी घटना है वो घटना जो है वहां पर ना हो, इसलिए ये एहतियात बरते गए हैं। साथ ही साथ ये भी लोगों को बताया गया है कि आखिर खतरा क्या है। खतरा यह है कि जब आप समंदर के पास होते हैं तो लहरें तो अचानक से उठ के आ ही सकती है, लेकिन तेज हवाओं की वजह से अगर चाहे आप कोई खंबे हैं वो गिर सकते हैं, पेड़ गिर सकते हैं, साथ ही साथ लकड़ी और टिन जो उड़ करके आती है वो आपको घायल ही नहीं जानलेवा भी आपके लिए साबित हो सकती है, और यही सबसे बड़ा खतरा है। इस वक्त जब हम आपसे बात करें तो तकरीबन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चल रही हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जैसे जैसे तूफान और आगे गुजरात की तरफ बढ़ेगा तब इसकी रफ्तार 3 गुना ज्यादा बढ़ के 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ये पकड़ लेगा। ये जो पालघर का ये जो इलाका है ये वही बॉर्डर है महाराष्ट्र गुजरात का, वो बॉर्डर जहां से तूफान जो अब से कुछ समय बाद होते हुए गुजरेगा और गुजरात की तरफ आगे बढ़ेगा, और इसी के बाद आगे जो है सूरत वलसाड़ होते हुए जखाऊ तक ये पहुंचेगा। और ऐसे में मौसम विभाग का ये अनुमान है कि शाम 8 बजे के बाद जब हाई टाइड का मौका होगा यहाँ पे 8 मीटर तक की ऊंची जो लहरें वो ऊपर उठ सकती है, और उसके बाद पालघर में जो है इस चक्रवात तूफान का असर सबसे ज्यादा दिखाई देगा, वो वहां पर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की ओर से राकेश जिस तरह बता रहे हैं कि अलर्ट जो है वो यहाँ पर जारी किया गया है, सारी टीम्स जो है उनको स्टैंड बाय पर यहाँ पर रखा गया। जितनी भी रिलीफ टीम्स की अगर हम बात कर रहे हैं, कोस्ट गार्ड जो आर्मी नेवी की रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो इस वक्त यहाँ स्टैंड बाय मोड पर हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से यहाँ पर पार पाने में कामयाबी जो है वो यहाँ पर पाई जा सके। अब ये जरा तस्वीरें दिखाते हैं आपको, ये 6 तस्वीरें आंधी भारी बारिश का कैसे यहाँ पर प्रभाव है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। कई जगहों पर तेज आंधी तूफान की वजह से पेड़ जो हैं वो उखड़ गए हैं। कोस्ट गार्ड की टीम अलर्ट पे है और खासतौर से पोरबंदर में तो सड़कें पानी पानी हो चुकी हैं। हेलीकॉप्टर से पेट्रोलिंग जारी है। फिलहाल के लिए अभिषेक, शिवानी और राकेश आपका शुक्रिया, लेकिन महा तूफान पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया। और आइए अब आपको असम की गुवाहाटी की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर बेहद खास तस्वीर नजर आई, जहाँ पर एक मिठाई की दुकान पर हाथी अचानक पहुंच जाता है और दुकान के काउंटर से मिठाई खाने लग जाता है। हाथी की इस हरकत को देखकर आसपास के लोग चौंक गए। दुकानदार दुकान छोड़कर अलग खड़ा हो गया, जाहिर है डर गया। मिठाई खाने के बाद हाथी जंगल की ओर चला गया। जानकारी मिली कि हाथी जंगल से रिहायशी इलाकों में भटक कर पहुंच गया था। तो असम के गुवाहाटी की तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर अपने आप में बहुत रोचक है, मजेदार ये तस्वीर है। और कैसे गजराज सूंड में जो मिठाई है वो भर लेते हैं और उसके बाद में वहां से जाते हैं। हालांकि दुकानदार उन्हें दूर भगाने की कोशिश कर रहे थे, दुकानदार भी घबरा गए। वहां पर मौजूद लोगों ने इस पूरी घटना को कैमरे में कैद किया। चले बढ़ते अगली खबर की ओर। स्पेन की वाइन फैक्ट्री में वाइन का टैंक फट गया। इसमें हजारों लीटर वाइन जो है वो बहकर बाहर आ गई। और इस वाइन टैंक के फट जाने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है देखिए, बताया ये जा रहा है इसके फटने से करीब 60,000 बोतल के लगभग वाइन बहकर खराब हो गई। देखिए रेड वाइन, ये स्पेन की तस्वीर है जहां पर एक वाइन फैक्ट्री में कैसे ये प्लांट में ब्लास्ट हुआ। और ये जो सड़क पर बहती हुई आपको वाइन नजर आ रही है, ये स्पेन की तस्वीर है। 60,000 बोतल वाइन बहकर बर्बाद हो गई। अमेरिका के टेक्सास में लाखों मछलियां मरकर समुद्र किनारे आ गई हैं। जिसने भी बीच पर इन मरी मछलियों को देखा वो हैरान रह गया। समुद्र में आखिर ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ लाखों मछलियां जो है वो मर गई। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं पूरी खबर। समंदर के बीच पर मछलियां मरी हुई है
और बीच पर लाखों मछलियों का अंबार लगा हुआ है। अमेरिका के टेक्सास की इन तस्वीरों को जिसने देखा वो हैरान रह गया। लाखों मछलियों के मरे होने के कारण बीच पर भारी बदबू आ रही थी। बीच पर आने वाले हर शख्स के दिमाग में एक ही सवाल था कि आखिर समुद्र में इतनी सारी मरी मछलियां कहां से आ रही हैं। मरी मछलियों को बीच से हटाने के लिए प्रशासन के कर्मचारी आए और यहां से इन्हें हटाने का काम शुरू किया। साथ ही वैज्ञानिकों ने इस बात की पड़ताल शुरू की कि आखिर अचानक समुद्र में इतनी सारी मछलियां एक साथ क्यों मर रही हैं। जांच में पता चला कि समुद्र के पानी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये मछलियां मरकर ऊपर आ गई और ब्रायन बीच पर आकर इकट्ठा हो गई। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। अब खबर असम के गुवाहाटी से, जहां पानी की एक पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन फटने के बाद इसमें से पानी का फव्वारा निकलने लगा। पानी की वजह से पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। तस्वीरें चौंकाने वाली हैं, ये रिपोर्ट देखिए। सड़क के अंदर से निकलता पानी का फव्वारा और सड़कों पर चारों तरफ फैला पानी। असम के गुवाहाटी की इन तस्वीरों को जिसने देखा वो हैरान रह गया। यहाँ गुवाहाटी जल बोर्ड की पानी की पाइपलाइन फट गई, जिसके बाद असम के राजगढ़ में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। हाल ही में लगाई गई ये पाइपलाइन आरजी बरुआ रोड पर बनी हुई थी। पाइपलाइन के फटने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि इस पाइपलाइन के फटने से लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। पाइपलाइन फटने के बाद असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक टीम मौके पर पहुंची और पाइपलाइन से निकलने वाले पानी को काबू में किया गया। असम के इस इलाके में आखिर ये पाइपलाइन कैसे फटी, इस बात की जांच शुरू कर दी गई है। इस पाइपलाइन को लेकर असम में राजनीति भी तेज हो गई है। अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां पर रुड़की में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान यहां पर कई राउंड गोलियां चली हैं। रुड़की के मंगलौर कोतवाली इलाके में तनाव के हालात बने हुए हैं। झगड़ा क्यों शुरू हुआ, वजह सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उत्तराखंड की रुड़की में खेत की सिंचाई के पानी को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते लाठी, डंडे और धारदार हथियार चलने लगे। एक पक्ष की तरफ से फायरिंग भी की गई। इस झगड़े में 3 लोग घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं सूचना पर पुलिस के अधिकारियों समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस के मुताबिक मैंगलोर कोतवाली में उस समय हड़कंप मच गया, जब किसानों के दो पक्ष खेत में पानी देने को लेकर आपस में भिड़ गए। झगड़े की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह मामला शांत करवाया। 2 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गांव में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। चलिए अब खबर सिक्किम से है, जहां पर फ्लैश फ्लड आ गई और अपने साथ तबाही लेकर आई। सड़क पर एक कार इसकी चपेट में भी आ गई। कार में कुछ यात्री भी सवार थे, जो कार के अंदर ही फंस गए। और फिर वहां पर क्या हुआ, रिपोर्ट में देखिए। पूर्वोत्तर में सिक्किम में बारिश से भारी तबाही हुई है। सिक्किम से आई इन तस्वीरों को देखिए, कैसे पहाड़ से अचानक फ्लैश फ्लड आया और ये गाड़ी इसकी चपेट में आ गई। पहाड़ों से इतना तेज पानी और मलबा आया कि ये गाड़ी फंस गई। इस गाड़ी में कुल 4 लोग सवार थे। मलबे के कारण कार का कचूमर निकल गया और इस कार के अंदर मौजूद लोग काफी देर तक यही फंसे रहे। पहाड़ों से टूटकर आए बड़े पत्थरों की वजह से कार का दरवाजा जाम हो गया था और इस कार में मौजूद लोग उसे खोल पाने में नाकाम थे। पत्थर गिरने की वजह से कार का अगला हिस्सा पूरी तरह टूट गया। बीआरओ को जैसे ही इन लोगों के यहाँ फंसे होने की खबर मिली, उसके जवान फौरन मौके पर आए। जेसीबी भी बुलाई गई और जेसीबी की मदद से पहले मलबा हटाया गया और फिर इसके अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया। और अब आपको मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का एक दिल दहला देने वाला हादसा दिखाते हैं, जो तस्वीर यहाँ पर सामने आई है। दरअसल यहाँ एक केमिकल टैंकर में आग लगी, जिसके बाद यहाँ पर ब्लास्ट हो गया। एक्सप्रेसवे पर कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ। यह हादसा कैसे और क्यों हुआ, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हादसे की खौफनाक तस्वीरों को देखिए। एक्सप्रेसवे पर टैंकर अचानक फट गया, जिसके बाद यहाँ पर आग लग गई। हादसे की चपेट में जो भी आया
वो चीखने चिल्लाने लगा। खंडाला घाट के पास जिस टैंकर में आग लगी उसमें केमिकल भरा हुआ था। केमिकल ने तेजी से आग पकड़ी और चारों तरफ आग ही आग फैल गई। आग लगने के बाद इसमें कई ब्लास्ट हुए। आग की लपटें गोला बनकर ब्रिज के नीचे गिरी तो नीचे से गुजर रही कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टैंकर में आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि टैंकर से उठी चिंगारी की वजह से ये आग लगी होगी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। 16 महीनों से यूक्रेन के बीच युद्ध वो रूस के साथ में जारी है। इसमें यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। बखमुट पर कब्जे के बाद अब रूस ने अपने अटैक्स को एक बार फिर से भीषण कर दिया है। और जो ताजा अटैक हुआ है वो क्रीवी नाम के एक शहर पर हुआ है, जहां पर रूसी वायुसेना की मिसाइल ने एक रिहायशी इमारत को अपना निशाना बना लिया। देखिए रिपोर्ट। हर तरफ तबाही का मंजर नजर आता है। गाड़ियां क्षतिग्रस्त हैं। इमारत में जगह जगह आग लगी हुई है। तस्वीरें यूक्रेन के क्रीवी रीह से सामने आई, जहां रूसी सेना ने ताबड़तोड़ हवाई हमले किए तो हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आया। मौके पर दमकल विभाग भी मौजूद नजर आ रहा है, जो इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी की बौछारों का इस आग पर कोई खास असर होता नजर नहीं आता। जानकारी के अनुसार रूसी वायुसेना ने शहर की इस रिहायशी इमारत पर हमला किया। इस अटैक में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच यह युद्ध बीते 16 महीनों से जारी है और कोई भी देश मैदान जंग से पीछे हटने को तैयार नहीं है।